वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2022 में रिलीज हुई एक तेलुगु ड्रामा मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है नाती चरामी। किस तरह से एक पत्नी लालच में आकर अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर दी, ये इस मूवी की कहानी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट इट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्यार दिखाइए, पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 1995। एक दिन जब ये घर वाला बंदा म्युनिसिपालिटी वालों को बुलाकर अपने घर के बाहर हुए ड्रेनेज को क्लीन करवाते रहता है, तो म्युनिसिपालिटी वालों को एक थैला नजर आता है। ये लोग सोचने लगते हैं कि इसी थैले की वजह से पानी जम चुका है। जब ये लोग इस थैले को ओपन करते हैं तो इस थैले में एक बंदे का सर होता है। ये देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं। दूसरे सीन में जब किसी जंग यार्ड में जब बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बॉल दूर गिरने की वजह से एक बच्चा बॉल लेने के लिए जाता है। उसी जंग यार्ड में एक बच्चे को एक बक्सा नजर आता है। जब वो बच्चा क्यूरियोसिटी के साथ उस बक्से को ओपन करता है तो इसमें इंसान के कटे हुए हाथ पैर होते हैं। उसके बाद दूसरी जगह पर कुछ फ्रेंड्स दारू वगैरह पीने के लिए एक पुराने मकान के पास जाते हैं। दारू पीते समय एक बंदे को सुसु आने की वजह से वो साइड में जाता है सुसु करने के लिए। वहीं पर इसको एक काला कवर नजर आता है। जब ये बंदा इस कवर को ओपन करता है तो इसमें इंसान का धड़ होता है। उसके बाद क्या था, ये लोग फटाफट से पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वाले जगह जगह पर मिले हुए बॉडी पार्ट्स को गैदर करके ये पहचानने की कोशिश करने लगते हैं कि ये लाश किसकी है, लेकिन पहचान में ही नहीं आती। एक पुलिस वाला इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है। उसके बाद सीन 4 साल बाद शिफ्ट होता है 1999, जहाँ पर गीता नाम की एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है। फिलहाल गीता रानी नाम की एक औरत से मिलने के लिए इसके घर आती है। गीता चाहती है कि ये जेल जाकर श्रीलता नाम की एक औरत से मुलाकात करेगी। रानी कहने लगती है कि श्रीलता से मिलकर भी कुछ फायदा नहीं। जेल जाने के बाद से उस औरत ने किसी से बात नहीं की, इवन अपने हस्बैंड से भी। बहुत ही बेरहमी से मारा इसने। मुझे लगता है कि 7 साल की सजा कम है इसके लिए। लेकिन गीता अपने आर्टिकल के लिए श्रीलता की स्टोरी लिखना चाहती है। सो रानी से रिक्वेस्ट करने पर दूसरे दिन रानी गीता को जेल ले जाती है। सो यहाँ पर हम श्रीलता नाम की एक औरत को देखते हैं। गीता श्रीलता के पास आकर कहने लगती है कि मैंने आपकी केस को स्टडी की, लेकिन मुझे लगता है कि वो 100% सच नहीं है। मैं आपके मुंह से सच जानने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और आपने क्यों अपने आप को पनिश करके रखा, किसी से बात नहीं करते, इवन अपने हस्बैंड को भी मिलने नहीं देते। आखिरकार ऐसा क्या हुआ आपकी जिंदगी में? तो श्रीलता अपना फ्लैशबैक बताने लगती है। दोबारा सीन 1994 में शिफ्ट होता है। श्रीलता का हस्बैंड का नाम होता है प्रभाकर, जो किसी कंपनी में जॉब करते रहता है। और इसी तरह श्रीलता और प्रभाकर एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। मतलब इन दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल गुजरती रहती है। श्रीलता के घर के बाहर ही एक आयरन शॉप होता है। इस दुकान में कृष्णा नाम का एक बंदा और उसका फादर काम करते रहता है। श्रीलता जब कृष्णा और उसके फादर को पैसे खाना वगैरह भी देती रहती है। खैर एक दिन श्रीलता की आंटी और उसका बेटा उदय श्रीलता के घर आते हैं। बातों ही बातों में इसकी आंटी कहने लगती है कि श्रीलता तुम जानती हो ना, उदय ने कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं की और गांव में जो हमारी जमीन थी उस जमीन को इसका फादर ही गिरवी पर रख दिया, बेच दिया। प्रभाकर से कहकर अगर तुम इसे जॉब दिलवाती तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। सो श्रीलता यही बात अपने हस्बैंड प्रभाकर को बताती है उदय के बारे में। उदय की रिकमेंडेशन करने की वजह से उदय को जॉब आ जाती है। दूसरे दिन उदय उसकी माँ श्रीलता के घर आकर यही खुशखबरी सुनाने लगते हैं कि इसको जॉब मिल गई। और डिनर करते वक्त उदय प्रभाकर श्रीलता से कहने लगता है कि मैं ऑफिस के पास ही एक रूम ले लूंगा, आने जाने में थोड़ा आसानी होगी। उसी रात जब श्रीलता और प्रभाकर थोड़ा बहुत रोमांस करते रहते हैं अपने कमरे में, बाहर से खिड़की के थ्रू कृष्णा इस चीज को झांकते रहता है। खैर दूसरे दिन टीवी न्यूज चैनल्स में ये न्यूज चलने लगती है कि अमेरिका के कंप्यूटर्स में Y2K नाम का एक प्रॉब्लम आने की वजह से अमेरिका नए नए कंप्यूटर इंजीनियर्स को हायर करने वाली है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो जॉब हासिल कर सकता है। ये खबर सुनने के बाद इंडिया से बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियर्स अमेरिका जाने लगते हैं, वहाँ पर जॉब हासिल कर लेते हैं। खैर उसके बाद सीन 6 महीनों बाद शिफ्ट होता है। एक दिन उदय और उसकी माँ श्रीलता के पास आकर ये खुशखबरी सुनाने लगते हैं कि उदय को अमेरिका में जॉब मिल गई। कुछ ही दिनों बाद ये अमेरिका जाने वाला है। और इसी तरह उदय की माँ की बातों से ये बात पता चलती है कि ये श्रीलता को नीचा दिखा रही है, इसके हस्बैंड को भी। ये दोनों जाने के बाद श्रीलता यही सोचने लगती है कि मेरा हस्बैंड हर एक चीज में नंबर 1 है, लेकिन मेरा पति अमेरिका क्यों नहीं जा सकता? मेरे पति से पहले उदय को अमेरिका में जॉब आ गई। भगवान से भी शिकायत करने लगती है। सो रात होने के बाद श्रीलता प्रभाकर से ये पूछने लगती है कि अमेरिका में जॉब हासिल करना मतलब क्या इतनी बड़ी बात है? वो आजकल काफी सारे लोग अमेरिका जा रहे हैं। प्रभाकर कहने लगता है अरे अमेरिका के कंप्यूटर्स में कुछ प्रॉब्लम आई है, इसलिए अमेरिका कंप्यूटर इंजीनियर्स को हायर कर रही है बस। दूसरे दिन उदय श्रीलता को कॉल करके ये कहने लगता है कि दीदी कल मैं यूएस जाने वाला हूँ और आज रात मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए पार्टी रखी,
ये बात आप जीजाजी को बता देना, मैं घर मिलने नहीं आ सकता। रात होने के बाद श्रीलता प्रभाकर से दोबारा इसी के बारे में बात करने लगती है। पूछने लगती है कि आप अमेरिका नहीं जा सकते। प्रभाकर कहने लगता है कि एक्चुअली मेरे काम से कंप्यूटर का कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहूँगा तो मुझे नए से कोर्सेस वगैरह सीखना पड़ेगा। जॉब वीजा में बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा और मैं यहाँ पर जिस कंपनी में काम करता हूँ मेरी वजह से काफी सारे लोगों को फायदा है। लेकिन हर रोज श्रीलता बार बार प्रभाकर से अमेरिका जाने की ही बात करती रहती है। फाइनली एक दिन प्रभाकर कहने लगता है, अच्छा ठीक है, मैं कोई दूसरा रास्ता के बारे में पता करूंगा अमेरिका जाने के लिए। इस तरह से एक दिन श्रीलता और प्रभाकर एक कंसल्टेंसी ऑफिस जाते हैं। ये बंदी कहने लगती है कि अमेरिका में एक बोइंग कंपनी है जिसमें जॉब की वैकेंसीज है। उसी कंपनी की ब्रांच हमारे इंडिया में भी है जो सेपरेटली ट्रेनिंग देकर अमेरिका भेजती है। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हो तो आप ट्रेनिंग लेकर जॉब हासिल कर सकते हो अमेरिका में, लेकिन ट्रेनिंग के लिए 6 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। सो श्रीलता अपने गहने वगैरह बेचकर वो 6 लाख रुपए एडजस्ट कर प्रभाकर को ट्रेनिंग पर भेजने लगती है। प्रभाकर दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करने लगता है। जब कंपनी के जॉब इंटरव्यूज पढ़ते हैं तो प्रभाकर इस इंटरव्यू में भी पास हो जाता है। श्रीलता खुश होकर अपने कुछ रिश्तेदारों को अपने घर बुलाकर पार्टी शार्टी देने लगती है कि इसका पति अमेरिका जाने वाला है। खैर फाइनली प्रभाकर की ट्रेनिंग खत्म होकर वीजा के लिए अप्लाई कर भी देता है। यही खुशखबरी श्रीलता को आकर बताने लगता है। उसके बाद श्रीलता और प्रभाकर ये दोनों मद्रास जाते हैं। यहीं पर प्रभाकर का वीजा का इंटरव्यू होने वाला होता है। होटल आने के बाद श्रीलता प्रभाकर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि ये भी इसके साथ एम्बेसी आएगी। प्रभाकर बताने लगता है कि वहाँ पर बहुत लेट होगा, तुम बोर हो जाओगी, तुम यहीं पर रहो, मैं यूं गया और यूं आया। सो दूसरे दिन प्रभाकर एम्बेसी जाता है वीजा लेने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रभाकर को वीजा नहीं मिलता, इसका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। ये सुनने के बाद प्रभाकर शॉक में रह जाता है। इतने दिनों की इसकी मेहनत पिंडे में मिल गई और पैसा भी। घर जाते समय यही सोचने लगता है कि ये बात श्रीलता से कैसे बताएं। खैर फाइनली रूम आकर बहुत ही मुश्किल के साथ हिम्मत जुटाकर श्रीलता को ये बात बताने लगता है। श्रीलता भी बहुत दुखी होने लगती है। उसके बाद प्रभाकर श्रीलता को समझाने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, 3 महीनों के बाद मैं दोबारा वीजा के लिए अप्लाई करूंगा। फिलहाल चलो हम घर चलते हैं। श्रीलता कहने लगती है, आप घर सिर्फ मैं ही जाऊंगी, आप यहीं पर रहोगे। मैंने हमारे रिश्तेदारों में बता दिया कि आप अमेरिका जा रहे हो। अगर ये बात मेरी आंटी को पता चलेगी तो मुझे बहुत नीचा दिखाएगी, मैं बहुत जलील हो जाऊंगी। आप यहीं पर रहो, मैं अकेले ही हैदराबाद जाऊंगी। इस तरह से श्रीलता अकेले ही हैदराबाद आ जाती है। आने के बाद श्रीलता कंसल्टेंसी ऑफिस जाकर अपनी सारी बात बताने लगती है। मतलब प्रभाकर का वीजा रिजेक्ट हो चुका है। वो लड़की कहने लगती है कि हमको तो पता ही नहीं कि प्रभाकर वीजा के लिए अप्लाई किया। खैर जो भी हो, 3 महीनों के बाद हम हमारे कंपनी के जरिए से आपके पति का वीजा अप्लाई करेंगे और इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं वीजा मिलने का, लेकिन वीजा के लिए 4 लाख रुपए खर्चा आएगा। सो श्रीलता घर आकर यही सोचने लगती है कि इन पैसों का इंतजाम कैसे करेगी। ऑलरेडी इसने थोड़े बहुत गहने बेच दिए और बाकी जो गहने हैं उन गहनों से थोड़ी ही रकम जमा हो सकती है। खैर दूसरे दिन रामाकृष्णा नाम का एक बंदा श्रीलता के घर आता है। प्रभाकर के बारे में पूछने लगता है। कहने लगता है कि मैं स्कूल डेज में प्रभाकर का सीनियर था। श्रीलता कहने लगती है कि मेरे पति तो घर में नहीं है, वो तो अमेरिका गए हुए हैं। रामकृष्णा कहने लगता है, अरे प्रभाकर ने मुझे बताया तक नहीं और पार्टी भी नहीं दी। खैर रहने दीजिए, एक्चुअली कुछ दिनों पहले मैंने रामकृष्णा से थोड़े पैसे उधार पर लिया था, वही लौटाने के लिए आया हूँ। इस तरह से पैसे देते हुए, अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए ये भी कहने लगता है, अगर प्रभाकर आपको कॉल करे तो मेरे बारे में बता देना जरूर कि मैंने आपको पैसे दे दिया। उसके बाद श्रीलता प्रभाकर को कॉल करके रामकृष्ण के बारे में बताने लगती है। प्रभाकर कहने लगता है, हाँ वो बहुत ही अच्छा इंसान है, उसका फाइनेंस का बिजनेस है। सो दूसरे दिन श्रीलता रामकृष्ण को कॉल करके एक छोटी सी हेल्प मांगने लगती है कि इसको 2.5 लाख रुपए चाहिए। सो उसी वक्त रामकृष्ण श्रीलता के घर आकर इसको 2.5 लाख रुपए देता है। एक्चुअली जब रामकृष्ण श्रीलता के घर आता है ये चीज कृष्णा देखता है, वही कपड़ों को आयरन करने वाला बंदा। खैर एक रात श्रीलता लोगों से छुपते छुपाते ऑटो के जरिए से एक लॉज पर जाती है। बात यह है कि मद्रास से प्रभाकर हैदराबाद आया होता है और ये इसी होटल में ठहरा होता है। प्रभाकर को यहाँ पर देखकर श्रीलता बहुत घबराने लगती है। कहने लगती है कि अगर आपको किसी ने देख लिया तो। प्रभाकर कहने लगता है कि श्रीलता फिक्र मत करो, मैं बस वीजा पेपर्स लेने के लिए आया हूँ। और उसी तरह ये भी कहने लगता है कि मद्रास में बहुत ज्यादा खर्चे है, अब तक काफी सारा पैसा खर्च हो चुका है, मैं यहीं पर रहूंगा। श्रीलता कहने लगती है, नहीं नहीं, यहाँ पर आपको कोई देख लेगा और वैसे भी आप पैसों की फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी।
खैर 2 महीने गुजरने के बाद रामकृष्ण दोबारा श्रीलता के घर आता है। कहने लगता है कि मैंने आपको पैसों के बारे में याद दिलाने के लिए आया हूँ। ब्याज नहीं, असल पैसे दे देते तो काफी है मेरे लिए। कोई जल्दी नहीं है, हफ्ता 10 दिन में दे देना प्लीज। श्रीलता कहने लगती है कि एक्चुअली उन्होंने अभी तक पैसे नहीं भेजा, पैसे भेजने में और थोड़ा टाइम लगेगा। और हाँ, आपसे एक और हेल्प चाहिए रामकृष्ण जी, क्या आप मुझे और 2.5 लाख रुपए दे सकते हो? रामकृष्ण कहने लगता है ठीक है दे दूंगा, लेकिन श्रीलता जी आज के बाद से ब्याज शुरू होगा, क्योंकि मेरा गुजारा तो इसी ब्याज पर चलता है। ऐसा कहते हुए श्रीलता को 2.5 लाख रुपए दे देता है। कहने लगता है कि रात में आकर पेपर पर साइन ले लूंगा। उसके बाद श्रीलता प्रभाकर को कॉल करके एक खुशखबरी सुनाने लगती है कि पैसों का इंतजाम हो चुका है, बस आप वीजा की तैयारी में लगे रहो। प्रभाकर श्रीलता से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने लगता है, मैं मद्रास चला जाऊंगा, अगर आज शाम तुम मुझसे मिलने के लिए आती तो अच्छा होगा। श्रीलता कहने लगती है ठीक है, थोड़ा रात होने के बाद मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। इस तरह से रात होने के बाद जब श्रीलता प्रभाकर के पास जाने ही वाली होती है, श्रीलता के घर में रामकृष्ण आ जाता है। रामकृष्ण अपने बैग से कुछ पेपर्स निकालकर श्रीलता के सिग्नेचर्स लेने लगता है, मतलब ऐसे प्रूफ की तरह। इसी बातों के दरमियान में श्रीलता को ये बात पता चलती है कि रामकृष्ण ने खाना नहीं खाया, इसको खाने पर इनवाइट करती है। जब तक श्रीलता प्लेट में खाना लेकर रामकृष्ण के पास आती, तब तक रामकृष्ण अपने बैग से दारू की बोतल निकालकर दारू और पानी मिक्स करते रहता है। रामकृष्ण कहने लगता है कि खाने से पहले दारू पीना एक मेरी आदत है। खैर रामकृष्ण जाने के बाद श्रीलता प्रभाकर के पास आती है, इसके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने लगती है। दूसरी रात भी रामकृष्ण श्रीलता को बिना इन्फॉर्म किए उसके घर चला आता है। श्रीलता से दोबारा खाना परोसने के लिए कहता है। इस तरह से हर रोज रामकृष्ण श्रीलता के घर आते रहता है। ये देखकर श्रीलता बहुत टेंस होने लगती है। श्रीलता सोच लेती है कि फटाफट से ये प्रभाकर को यहाँ पर बुला लेगी, अगर ऐसे ही चलता रहा पता नहीं दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दूसरे दिन प्रभाकर श्रीलता को कॉल करके कहने लगता है कि मैंने वीजा के पेपर्स ले लिया है, आज रात ही मद्रास के लिए निकलना होगा, मतलब दिस इज द फाइनल स्टेज। ये सुनने के बाद श्रीलता प्रभाकर को रामकृष्ण की बात नहीं बताती, मोटिवेट करने लगती है कि इस बार आपको वीजा जरूर मिलेगा। प्रभाकर मद्रास जाने से पहले श्रीलता प्रभाकर से मुलाकात करके वापस अपने घर आती है। दोबारा रामकृष्ण श्रीलता के घर आता है और इस बार रामकृष्ण फुल दारू पीकर होता है। श्रीलता से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप मेरे लिए एक ऑमलेट बनाकर ले आइए। अब श्रीलता ना चाहते हुए किचन में जाकर रामकृष्ण के लिए ऑमलेट बनाने लगती है। उसी वक्त रामकृष्ण किचन में आकर श्रीलता को पीछे से हक करने लगता है। श्रीलता बहुत चीखने चिल्लाने लगती है। बाद में रामकृष्ण श्रीलता से कहने लगता है कि इतना ज्यादा नाटक मत करो, मुझे पता है हर रोज रात तुम तुम्हारे पति से मिलने के लिए लौट जाती हो। तुमने और तुम्हारे पति ने मिलकर मुझसे 5 लाख रुपए हड़प लिया और कितने लोगों से पैसे उधार लिया। मुझे पता है प्रभाकर अमेरिका नहीं गया, वो यहीं पर है। यह सुनने के बाद श्रीलता रामकृष्ण से रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप प्लीज ये बात किसी को मत बताना। रामकृष्ण कहने लगता है अगर ये बात तुम राज रखना चाहती हो तो अभी के अभी बेडरूम में आ जाओ। श्रीलता प्रभाकर की इज्जत बचाने के लिए रामकृष्ण के साथ बेडरूम में जाती है, लेकिन रामकृष्ण एक बार से ही बस नहीं करता, जब जी चाहा तब इसके घर आने लगता है। श्रीलता रामकृष्ण का टॉर्चर बर्दाश्त न करते हुए एक दिन नेल पॉलिश रिमूवर इसके दारू में मिला देती है। वो दारू पीने के बाद रामकृष्ण बेहोश हो जाता है। उसी वक्त जब कृष्णा श्रीलता के घर आता है, श्रीलता कृष्णा को सारी बात बताने लगती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। गीता श्रीलता से कहने लगती है कि एक्चुअली हमारे घरों में सिर्फ 30 ml का ही नेल पॉलिश रिमूवर होता है और इंसान को मारने के लिए ये 30 ml काफी नहीं है, एटलीस्ट 4 किलो चाहिए। सच बताइए क्या हुआ था। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब पुलिस वालों को जगह जगह पर डेड बॉडी के बॉडी पार्ट्स मिले तो पुलिस इसकी इंक्वायरी करने लगी। इंक्वायरी करने पर यह बात पता चली कि वो डेड बॉडी रामकृष्ण की है। उसकी घर और कार की तलाशी लेने पर उसमें श्रीलता का साइन किया हुआ एक पेपर मिलता है। पुलिस वाले श्रीलता के घर जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए, उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। श्रीलता यही कहने लगती है कि मैं रामकृष्ण को जानती हूँ, उन्होंने मुझे पैसे दिया। श्रीलता के घर से बाहर आते वक्त पुलिस वाला श्रीलता के घर के बाहर आयरन शॉप को देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। कृष्णा और उसके फादर को फाइंड आउट करके इसे मार पीट कर पूछने लगते हैं कि बताओ आखिरकार क्या हुआ। तो कृष्णा जो हुआ वो बताने लगता है। एक्चुअली जब कृष्णा श्रीलता के घर आया था उस वक्त रामकृष्ण बेहोश में था। अब कृष्णा को बहुत गुस्सा आ गया कि रामकृष्ण ने श्रीलता को बुरी नजर से देखा। कृष्णा श्रीलता को अपनी बड़ी बहन मान रहा होता है, इसके टुकड़े टुकड़े करके जगह जगह पर फेंक दिया। उसके बाद क्या था, पुलिस वाले श्रीलता को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब श्रीलता का केस कोर्ट में चलने लगता है तो श्रीलता सच नाम बताते हुए थोड़ा बहुत झूठ बोलने लगती है, मतलब सोच लेती है कि इसकी वजह से कृष्णा और उसका फादर ना फंसे,
सारा इल्जाम अपने सर पर ही ले लेती है, जिसकी वजह से कोर्ट श्रीलता को 7 साल की सजा देता है। उसके बाद सीन कुछ महीनों बाद शिफ्ट होता है। एक दिन गीता श्रीलता के पास आकर इसको हाथ में फोन देते हुए कहने लगती है कि आपसे कोई बात करना चाहता है। एक्चुअली लाइन में प्रभाकर होता है जो फिलहाल यूएस में होता है। श्रीलता बिना जाने किसी से भी बात नहीं करती। गीता जब अपने फोन का स्पीकर ऑन करती है तो प्रभाकर श्रीलता से बात करने लगता है कि श्रीलता, मैं हूँ तुम्हारा प्रभाकर, तुम मुझे जहाँ पर देखना चाहती हो अब मैं उसी पोजीशन पर हूँ। मैं काफी सारी बार इंडिया आया लेकिन बिना तुमसे मिले जेल की दीवारों को देखकर वापस जाता रहा। आखिरकार तुमने अपने आप को ये सजा क्यों दी? देखो जो हुआ सो हुआ, हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। बीते हुए 7 साल एक बुरे ख्वाब की तरह तुम भूल जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। यह सुनने के बाद श्रीलता बहुत रोने लगती है। उसके बाद गीता श्रीलता के केस के बारे में अपना आर्टिकल लिखने लगती है। मूवी का मैसेज बस इतना है कि ऊपर वाला जो हमको देता है उसी में हमको खुश रहना चाहिए। हाँ, कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश करना जरूरी है लेकिन लालच नहीं। इसी लालच की वजह से श्रीलता ने अपने 7 साल गवा दिया, अपने पति से दूर रही, इसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।